जब राजा विक्रमादित्य उस प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे तो जंगल में अंधेरा छा गया। जहां शरारती आत्मा बेताल उल्टा लटका हुआ था। बार बार प्रयास करने से थक जाने के बावजूद विक्रम का संकल्प अटल रहा। जैसे ही राजा पेड़ के पास पहुंचा, बेताल हंसने लगा। हाँ विक्रम, आपकी दृढ़ता वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करती है। आप फिर से यहाँ हैं, कार्य के भार से प्रभावित नहीं। बहुत अच्छा, आइए देखें कि क्या आपकी बुद्धिमत्ता एक बार फिर मुझसे आगे निकल सकती है। आज रात की कहानी ईर्ष्या, बुद्धि और अप्रत्याशित मोड़ों में से एक है। मैं इसे कहता हूं ईर्ष्यालु विद्वान। बहुत समय पहले अमरपुरा के समृद्ध राज्य में रमेश नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता और विशाल ज्ञान के लिए जाने जाने के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। हालांकि रमेश में एक दोष था, उसका दिल ईर्ष्या से भरा हुआ था। जब भी किसी अन्य विद्वान की प्रशंसा की जाती तो रमेश ईर्ष्या से आग बबूला हो जाते। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी ज्ञान या प्रसिद्धि में उससे आगे निकल जाए। एक दिन अमरपुरा में एक नया विद्वान आया। देवांश नाम का एक युवा विनम्र व्यक्ति। उनके आगमन से राज्य में हड़कंप मच गया, क्योंकि कहा जाता था कि उनका ज्ञान रमेश से भी अधिक था। इस अफवाह से चकित होकर राजा ने रमेश और देवांश दोनों को बहस के लिए अपने दरबार में आमंत्रित किया। बहस बहुत दिलचस्प थी। सबसे चतुर दिमाग वाले इसे करीब से देख रहे थे। देवांश को मात देने के लिए दृढ़ संकल्पित रमेश ने गहनता से तैयारी की, लेकिन उसे निराशा हुई। देवांश की प्रतिक्रियाएं न केवल सही थीं, बल्कि विनम्रता और अनुग्रह से भरी थीं। दरबार उसकी बुद्धिमत्ता से मंत्रमुग्ध हो गया। रमेश हालांकि ऊपर से शांत था, उसे महसूस हुआ कि उसकी ईर्ष्या पल पल बढ़ती जा रही है। देवांश को मिली तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण रमेश ने एक योजना बनाई। उसने दोस्ती की आड़ में देवांश को अपने घर बुलाया। रात के खाने के दौरान रमेश ने देवांश की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और चालाक धोखे से अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के इरादे से उसके पेय में जहर मिला दिया। लेकिन यहीं से मुड़ शुरू होता है विक्रम। जहर ने योजना के अनुसार काम नहीं किया। देवांश प्रभावित होने के बावजूद मरा नहीं। इसके बजाय वह हर दिन कमजोर होता गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसका दिमाग तेज बना रहा। रमेश इस बात से चिंतित था कि उसकी योजना से प्रतियोगिता खत्म नहीं हो गई और वह भयभीत हो गया। वह उत्तर पाने के लिए एक फकीर के पास गया, लेकिन उसे बताया गया कि देवांश की आत्मा की पवित्रता ने जहर को विफल कर दिया है और रमेश के सफल होने का एकमात्र तरीका अपना पाप स्वीकार करना और क्षमा मांगना था। डर और चिंता से घिरे रमेश ने देवांश को एक बार फिर अपने घर बुलाया, इस बार कबूल करने और माफी मांगने के लिए। लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि देवांश को पहले से ही पता था। लेकिन गुस्से की बजाय देवांश ने रमेश को माफ कर दिया। उन्होंने समझाया कि ईर्ष्या इस दुनिया में किसी भी चीज से कहीं अधिक घातक जहर है और रमेश हमेशा से खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। देवांश का ज्ञान सरल लेकिन गहरा था। जीवन में सभी के सफल होने के लिए पर्याप्त जगह है। एक व्यक्ति की सफलता दूसरे की रोशनी को कम नहीं करती। यहीं पर कहानी और भी उलझ जाती है। देवांश अपने क्षमाशील स्वभाव के बावजूद पूरी तरह मासूम नहीं था। उसकी विनम्रता एक मुखौटा थी। वह शुरू से ही रमेश की ईर्ष्या को जानता था और सूक्ष्म हेरफेर के माध्यम से रमेश को सार्वजनिक
रूप से अपराध स्वीकार करने के लिए घटनाओं को अंजाम दिया था जिससे रमेश की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी। अंत में देवांश राज्य में सबसे प्रसिद्ध विद्वान बन गया, जबकि रमेश अपमानित होकर गुमनामी में चला गया। तो विक्रम, मुझे बताओ, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? रमेश, जिसे उसकी ईर्ष्या ने नष्ट किया, या देवांश, जिसने विनम्रता का दिखावा बरकरार रखते हुए अपनी खुद की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए घटनाओं में हेर फेर किया? यदि आप उत्तर जानते हैं और चुप रहते हैं तो आपके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। समझदार आदमी दोनों में से कोई नहीं था। देवांश के कार्य हालांकि ज्ञान से लदे हुए थे, हेर फेर में निहित थे, जो ईर्ष्या से बेहतर नहीं है। सच्चा ज्ञान दूसरों को नीचे गिराए बिना ऊपर उठने की क्षमता में निहित है। देवांश में अपनी सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद वास्तविक विनम्रता का अभाव था। हालांकि रमेश में खामियां थीं, फिर भी उसने ईर्ष्या में एक कड़वा सबक सीखा। सच्चा ज्ञान दोनों व्यक्तियों के लिए एक साथ रहना हो सकता था, क्योंकि उन्हें यह समझना चाहिए था कि ज्ञान और प्रकाश देने के लिए है, स्वार्थी ढंग से जमा करने के लिए नहीं। हाँ विक्रम, एक बार फिर आपकी बुद्धि सबसे चतुर लोगों से भी आगे निकल जाती है। आपने सही उत्तर दिया है, लेकिन जैसा कि मेरी आदत है, मुझे उड़ जाना चाहिए। इसके साथ ही बेताल विक्रम की पकड़ से छूट गया और रात में गायब हो गया। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। बेताल को एक बार फिर भागते देख विक्रम ने आह भरी। वह अपना पीछा जारी रखने के लिए तैयार होकर वापस जंगल की ओर मुड़ गया और इस तरह बेताल एक बार फिर विक्रम से बच गया। लेकिन राजा की बुद्धि बेजोड़ रही। अगली चुनौती क्या लेकर आएगी? विक्रम और बेताल की कहानियों का एपिसोड 4 देखने के लिए धन्यवाद। क्या विक्रम कभी बेताल को पकड़ पाएगा? अगले एपिसोड चोरी हुआ मुकुट और अंधा राजा में जाने, जिसका प्रीमियर अगले रविवार सुबह 10 बजे होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।